ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन इसका नाम, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है उसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। मुझे सुने फिर बाद में लिखिएगा। इधर देखें, इसको भी दिया था न्यूटन ने, ठीक है। आइजैक न्यूटन वाज द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दिस लॉ एज वेल। अब तक फिजिक्स में जो हमने 9th की फिजिक्स पढ़ी है, न्यूटन की कितनी चीजें हो गई? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी न्यूटन ने दी थी। 3 लॉज ऑफ मोशन, वो भी न्यूटन ने दिए थे। और अभी हम पढ़े कौन सा वाला? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये भी किसने दिया? अब इधर देखें, न्यूटन ने ये कहा, अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवी ऑब्जेक्ट्स, सही है। हेवी ऑब्जेक्ट्स का मतलब हाँ, कितने वजनदार? जैसे हमारे प्लैनेट्स, स्टार्स, इतने हेवी ऑब्जेक्ट्स। आई बात समझ में? तो इसने कहा कि सपोज हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास A ऑब्जेक्ट और ये हमारा B ऑब्जेक्ट। फिर इसने कहा कि अगर इसका मास है m1 और इसका मास है m2, और सपोज इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r, सही है। अब इधर देखो, न्यूटन ने कहा कि भाई इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब कि यहाँ से निकल के जब हम बाहर जाएंगे तो वहां पे, तो पहला पॉइंट इसने कहा कि यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, उन सब के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसके साथ डिनोट करते हैं? F के साथ, सही है। तो जो पहला पॉइंट इसने कहा कि भाई इन यूनिवर्स देयर इज, सर बसते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बताया, कौन से वाले ऑब्जेक्ट्स? हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हेवनली का मकसद हमारे प्लैनेट्स हो गए, हमारे स्टार्स हो गए, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ठीक है। गधे। इन यूनिवर्स every object attracts every other object, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मींस के इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब जो लॉ कहता है वो ये कहता है, अगर देखें कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट्स हेवी होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। एक एग्जांपल सुनो जल्दी से। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास इतने 2 मैग्नेट हो, ये वाले छोटे वाले, ठीक है, इन दोनों के दरमियान यू करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्ट करते हैं, चिपक करके। फिर इनको हम आराम से अलग भी कर सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है कि स्ट्रांग है? वीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम यू कर देते, इतने बड़े मैग्नेट होते तो इनको मिला के तो उनको अलग करने के लिए हमें ज्यादा ताकत चाहिए। इट मींस कि अगर मासेस बड़े हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, अगर मासेस छोटे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी। ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा इसने पॉइंट कहा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इधर देखो, अगर ये एक दूसरे के करीब है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अगर इतने दूर होते तो कम होगी, और दूर हो गए तो और ज्यादा कम हो जाएगी। मींस के जितने ये एक दूसरे के करीब होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी ना, करीब होंगे तो, और अगर वो दूर होंगे तो वो कम होगी। इट मींस के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन by Newton proposed that in the space or in universe every object attracts every other object with a constant force. It means that there is force of attraction between the heavenly object. Now the force of attraction is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. It means that greater is the product of the masses and greater will be the force of attraction, and greater is the distance between them, smaller will be the force of attraction.
ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में करेंगे कंबाइन। अगर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो F बराबर F प्रोपोर्शनल, ऊपर हम लिखेंगे m1 m2 और नीचे क्या आएगा r स्क्वायर। इट मींस के ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर का। फिर हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो क्या देंगे, कांस्टेंट देंगे, इक्वल और कांस्टेंट। हमने यहाँ पे दिया है बराबर और कांस्टेंट। कांस्टेंट नॉर्मली अब तक जो हमने पढ़े थे k पढ़ा था k, लेकिन जो ग्रेविटेशन का कांस्टेंट होता है इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय g, कैपिटल G, सही है। और फिर बाकी ये m1 m2 और r स्क्वायर को करेंगे सेम। तो ये फार्मूला होता है किसका हमारा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन when two objects have the force of gravitation between them। आई बात समझ में। अब ये g क्या होता है, g, इस g को हम कहते हैं कि ये हमारा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसका जो नाम होता है वो होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, k का वैल्यू क्या पढ़ाया था मैंने, 1 ही पढ़ा था अब तक जो भी हमने पढ़ा है। छोटी g का वैल्यू मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमने पढ़ा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली इस बड़ी g का भी वैल्यू होता है, तो ये जो बड़ी g है यानी कि ग्रेविटेशन, इसका वैल्यू होता है 6.6 into 10 to power -11, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई बात समझ में। ये वैल्यूज आपको याद करने हैं। दोबारा देखें, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल को हटाया तो कांस्टेंट दिया। इस कांस्टेंट का नाम होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसका वैल्यू होता है 6.6 into 10 to power -11, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आई बात समझ में। तो पहला तो ये हो गया हमारा लॉ। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई ये जो हमने दो चीजें पढ़ी हुई है, पढ़ी थी स्मॉल जी और अभी हमने पढ़ा है बड़ी वाली जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा मसला बढ़िया जी, क्या मसला है तुम्हारा? पीछे हो जाओ। अब इधर देखें, इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो छोटी जी है इसको हम कहते हैं, ये हमारी होती है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो सरफेस ऑफ अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारी जी। और जबकि जो बड़ी जी है ये क्या होगी? ये हमारी है ग्रेविटेशन। आई बात समझ में? जो ये छोटी जी होती है ये वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब हर जगह पे इस जी का वैल्यू अलग अलग होता है। सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना है? 9.8। सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे तो ये कम होगा। आई बात समझ में? लेकिन जो ये वाली जी है ये क्या होगी? ये हर जगह पे चाहे हम जमीन के अंदर जाएं या चांद के ऊपर जाएं, इस जी का वैल्यू यही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये मेजर डिफरेंसेस है स्मॉल जी और बड़ी वाली जी में। बाकी जो इसके वैल्यू है, इसका वैल्यू होता है 9.8, इसका वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power -11, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? जो उसका ले वो ना हटाए सभी को, सही है। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछें। हाँ भाई बताया। इधर देखो, F is directly proportional to m1 m2 और inversely proportional to r square। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो दिया हमने कैपिटल G। ये वैल्यू आ चीजों
के पॉइंट देते हैं, आपको पूरा होने दो पूछे। जी जो है वो जी होता है हमारे पास ग्रेविटेशन का असर, और इसका वैल्यू होता है ये वाला। बस ये हमारा लॉ यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्मॉल जी और बड़ी जी में डिफरेंस क्या होता है। याद कर लो, जो स्मॉल जी होती है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। किसके दरमियान कांस्टेंट होगा? जब भी दो बॉडीज के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तब। ये जो जी होती है ये वेरिएबल होती है, सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ पे कांस्टेंट होती है, लेकिन ये वाली जी हर जगह पे कांस्टेंट होती है। इसका वैल्यू यूनिट और इसका वैल्यू यूनिट। ये वैल्यू है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, n² अपॉन kg स्क्वायर। सही है।